जनसुराज अगर आएगी तो सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं शिक्षा व्यवस्था जो है ये आपका दुरुस्त होगा। उसके बाद अपने बिहार से लोग जो पलायन करते हैं, ये बहुत बड़ा ये हमारा बैड फैक्टर है। ये पलायन करने का कारण क्या है? जब तक कि हमारे बिहार में ऐसा कोई कारोबार, ऐसा कोई अपना रोजगार नहीं उत्पन्न होता है, तो लोग तो यहाँ से पलायन करेंगे ही। और पलायन जो करते हैं, उसके घर में उसके बीवी, उसके बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश जी का कहना है कि हमारे बिहारी कहीं भी जाता है तो बोझ बन के नहीं रहता है, बल्कि अपने कंधे पे बोझ उठा के अपना जिंदगी जीने का काम करते हैं। क्या ये हमारा बिहारी बोझ उठाने के लिए ही पैदा लिया है क्या? बिहारी के अंदर में वो दम है, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास में वो दम नहीं है जो हमारे बिहारी के पास में दम है। लेकिन उस बिहारी को ऐसा कोई सम्मान नहीं मिल पाने के कारण आज देख लीजिए अपने बिहारी को पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आपका बिहारी दिखेगा और वो मजदूर के रूप में दिखेगा। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी आलमनगर विधानसभा के चौसा प्रखंड में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी सुबोध जी हैं, जो जनस्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सवाल है सर मेरा, आप और कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जनस्वराज ही क्यों ज्वाइन किए? जनसुराज में पीके जी का जो कुछ अपना मंतव्य हमको दिखा, वो हमारे दिल को छू लिया और मुझसे रहा नहीं गया और हम उनके साथ आ गए। इनसे पूर्व में सर और कोई पार्टी में थे आप क्या? इससे पहले हम बीजेपी में थे और मेरी पत्नी जिला मंत्री पद पे थी और ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे और हम अपने गंगोत्री समाज से बिलोंग करते हैं, उसका जिला अध्यक्ष भी है। लेकिन जनस्वराज ही ज्वाइन किए, बीजेपी में क्या परेशानी हुई? बीजेपी में परेशानी नहीं, वहाँ पे हमको दिखा कि अपनी आवाज को जो है ना बुलंद नहीं कर पा रहे थे। मेरे अंदर में जो कुछ भी बात यानी फूटता था, उसको जगह पे हम ला नहीं पाते थे। यहाँ पे ये एनडीए में जो है सभी मिले जुले हुए रहते थे, हम लोग किसी भी बात को रखना चाहते थे, वहाँ पे बात को दबा दिया जाता था। इसलिए सर जनस्वराज ज्वाइन? जी हाँ। अच्छा, जनस्वराज पार्टी का आपका विचारधारा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसा हम चाह रहे थे वैसे हमको दिखा और तब जाके हम जनस्वराज के साथ आए हम। अच्छा सर, एक सवाल है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को कैसी है बिहार? बिहार का शिक्षा व्यवस्था तो ये मरुस्थल के तरह हो गया है। जैसे लालटेन जो जलाते हैं उसमें तेल भी जल रहा है आपका, और उसका जो है थोड़ा सा आप तेज कर देते हैं उसके बत्ती को, तो तेल ज्यादा भी खपत हो रहा है और रोशनी भी नहीं हो रहा। उसी प्रकार हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हो रहा है। सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के समाज में वो चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई इतना नेता मंत्री है, उनका बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है, गरीब का बच्चा विद्यालय में पढ़ता है। जब तक कि अपने बिहार में शिक्षा व्यवस्था ये सामान्य नहीं होगा, तब तक ये शिक्षा व्यवस्था, इसका कोई मूलभूत ये लोगों के अंदर में जो है ना, ये सिर्फ दिखेगा कि हमारा स्कूल चल रहा है, हमारे टीचर लोग जो है पढ़ाई नई शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे उतर नहीं पाता है। उसको निगरानी नहीं कर पाने के कारण ये शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जो है हमारा ये धूमिल होता चला जा रहा है। आज सरकार हमारे टीचर को 40 से 50 हजार मिनिमम पैसा देने का काम कर रही है और यहाँ पे हमारे समाज में अपने बच्चा को उस स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं जिस स्कूल के टीचर का सैलरी 10 से 20 हजार रुपया है। इसका मतलब है क्या 10 से 20 हजार रुपया सैलरी जो टीचर को मिलता है, वो शिक्षा हम लोग लेने के लिए अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं। यहाँ पे जो 50 हजार लाख रुपया जो टीचर को जो सैलरी दिया हो, क्या इनके शिक्षा में क्या कोई परेशानी है क्या? पैसा तो लग रहा है, टीचर भी हैं, लेकिन उसको निगरानी करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से हमारे बच्चा को सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा बात है कि देखिए, जो टीचर विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उस टीचर का बच्चा जो है कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हम जब मुखिया थे उस समय भी हम उस टीचर से ऐसा सवाल किए
आप लोग अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, इसका कारण क्या है? तो बोले कि आप तो जानते हैं मुखिया जी, यहाँ पे तो कैसा शिक्षा मिलता है, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। कि ऐसा शिक्षा देने वाला भी तो आप ही हैं। तो आप लोग अपने आप में बदलाव क्यों नहीं ला लेते हैं, ताकि जब आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो क्यों नहीं और सब समाज का जो भी मेरा पैसा वाला है गार्जियन, वो भी अपने बच्चा को यहाँ पे पढ़ाने का काम करेंगे। कैसे वो सब जो है दिखने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। हाथी की तरह दिखाने वाला दांत अलग है, बिल्कुल दिखाने वाला अलग है। बिल्कुल। अच्छा, अगर जनसुराज आएगी तब शिक्षा व्यवस्था कैसा रहेगा? जनसुराज अगर आएगी तो सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं शिक्षा व्यवस्था जो है ये आपका दुरुस्त होगा। उसके बाद अपने बिहार से लोग जो पलायन करते हैं, ये बहुत बड़ा ये हमारा बैड फैक्टर है। ये पलायन करने का कारण क्या है? जब तक कि हमारे बिहार में ऐसा कोई कारोबार, ऐसा कोई अपना रोजगार नहीं उत्पन्न होता है, तो लोग तो यहाँ से पलायन करेंगे ही। और पलायन जो करते हैं उसके घर में उसके बीवी, उसके बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश जी का कहना है कि हमारे बिहारी कहीं भी जाता है तो बोझ बन के नहीं रहता है, बल्कि अपने कंधे पे बोझ उठा के अपना जिंदगी जीने का काम करते हैं। क्या ये हमारा बिहारी बोझ उठाने के लिए ही पैदा लिया है क्या? बिहारी के अंदर में वो दम है, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास में वो दम नहीं है जो हमारे बिहारी के पास में दम है। लेकिन उस बिहारी को ऐसा कोई सम्मान नहीं मिल पाने के कारण आज देख लीजिए अपने बिहारी को पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आपका बिहारी दिखेगा और वो मजदूर के रूप में दिखेगा। अगर यहाँ पे रोजगार होगा तो बहुत कुछ कर सकता है, पलायन होने से रोक सकता है। ये पीके जी से सिर्फ हम नहीं कहते हैं, बल्कि जहां भी जिन किसी भी लोगों से मिले हैं तो पीके जी का जब नाम सुनते हैं, बोलते जनसुराज से हम आए हुए हैं, तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। बोले यही एक ऐसा पार्टी है जो कि हमारे बिहार को ये बदल सकती है। नीतीश कुमार जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनसे पूर्व में एक बेटी की जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोग के द्वारा उसके साथ जो है रेप किया गया था, जिसको लेकर आज जो है धरना पे बैठे हुए थे। तो उन लोगों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया है, पुलिस प्रशासन उसे जो उठा कर ले गई। ये बिल्कुल गलत है। ये हम तमाम जितने भी जनसुराज के साथी हैं सबों से आग्रह करना चाहेंगे, सभी आदमी मीडिया के बीच में ये एक मैसेज, ब्लास्टिंग मैसेज है। आज हमारे नेता के साथ में इस तरीके से जो बुरा हरकत किया गया, इसको रोकना पड़ेगा। ये हम लोगों को आवाज बुलंद करना पड़ेगा। आज हमारे जितने भी नेता थे कोई गलत कदम नहीं उठा रहे थे। आज उस लड़की के साथ में जो घटना घटा, उसी घटना के बारे में तो हमारे नेता के पास में हम आवाज उठाने के लिए गए और वो शांतिपूर्वक, फिर भी उनके साथ में इस तरीके से बुरा हरकत किया गया, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक बात करें मंगल पांडे की, बड़े बड़े वादे करते हैं। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है, उसका भी हालत आप लोगों को मालूम ही होगा कि वहां जो है जहाँ पे नर्स को सलाइन चढ़ाना चाहिए वहां पे गार्ड जो है सलाइन चढ़ा रहे थे। ये सब आप जितना भी बोलेंगे वो कम है, इसके बारे में जितना भी बताया जाएगा वो कम होगा। करोड़ों की लागत से वो मेडिकल कॉलेज बना है, आज वो जनता के हित में नहीं काम आ रहा है। ये खाना पूर्ति के लिए जो है ऐसा किया गया है, और जब तक कि हमारी जनता जगती नहीं है तब तक इसके अधिकार को इसी तरीके से इसको गर्त में डाल दिया जाएगा। अगर मंगल पांडे जी को अगर नहीं संभाल रहा है तो वो इस्तीफा दे दे। ये तो मंगल पांडे उनको खुद इस चीज को समझना चाहिए कि आज इस तरीके से जो भी व्यवहार किया गया ये बिल्कुल गलत था। कतई किसी भी सूरत में इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके चैनल से यही अपील करना चाहेंगे कि आज सिर्फ सुबोध मंडल के द्वारा नहीं, बल्कि जो भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे सबका बाइट लेके मैसेज के रूप में दें, ताकि हमारे जनसुराज के जितने भी लोग, जितने भी नेता जो भी कदम उठाए हैं उनका कदम जो है लड़खड़ाए नहीं, उनके कदम से कदम साथ मिला के चलने के लिए ये सुबोध कुमार तैयार है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुबोध जी थे, जिन्होंने अपनी बात को आप लोगों के बीच रखा। बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और देखते रहिए देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।